हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिस्टल आईक्यू नॉलेज। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 11 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क का चैप्टर 5 लेजिस्लेचर का पार्ट 2। तो इससे पहले वाले जो पार्ट है उसमें हमने कई सारी चीजें पढ़ी थी। पहले तो इंट्रोडक्शन देखा था, है ना। फिर हमें पार्लियामेंट की जरूरत क्यों है, तो पार्लियामेंट की इम्पोर्टेंस भी जानी थी हमने, है ना। फिर उसके बाद में हमने जो दो हाउसेज होते हैं पार्लियामेंट में, लोकसभा और राज्यसभा। तो राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट भी कहते हैं और लोकसभा को जो हाउस ऑफ द पीपल भी कहते हैं। तो दो हाउसेस की जरूरत क्यों है ना। एक हाउस से भी तो काम चला सकते हैं, पर दोनों हाउस का होना जरूरी होता है, ठीक है। बाई कैमरल जो सिस्टम हमारे यहाँ फॉलो किया जाता है लेजिस्लेचर में। ओके, फिर उसके बाद में हम राज्यसभा के बारे में देख रहे थे। ठीक है, राज्यसभा की इम्पोर्टेंस देखी हमने, ये सारी चीजें हम देख चुके थे। फिर उसके बाद में हमने लोकसभा के बारे में पढ़ा, है ना। और फिर पार्लियामेंट करती क्या है, पार्लियामेंट के फंक्शंस देखे हमने, है ना, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं। अब हम देखेंगे पावर्स ऑफ द राज्यसभा। तो हमने डिस्कस किए फंक्शंस जो परफॉर्म करती है पार्लियामेंट जनरली, है ना। तो पार्लियामेंट में लोकसभा राज्यसभा दोनों होते हैं, वो क्या फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। तो एक हमने नजर डाली कि पार्लियामेंट काम क्या क्या करती है ना। तो बाई कैमरल लेजिस्लेचर है, मतलब कि डिफरेंस है। जो बाई कैमरल लेजिस्लेशन मतलब दो हाउसेज हैं, ठीक है। और दोनों हाउसेज जो है उनकी जो डिफरेंस है कुछ पावर्स में, है ना। इनके थोड़े अलग अलग रूल्स होते हैं, ठीक है। और इनके जो पावर्स वगैरह भी डिफरेंट होती हैं, है ना। तो पावर्स हम लोकसभा की देखेंगे और राज्यसभा की कंपेयर करके। तो लोकसभा में लॉ बनाते हैं, मैटर जो भी यूनियन लिस्ट का होता है और कॉन्करेंट लिस्ट का होता है। और कोई भी इंट्रोड्यूस किया जाता है यहाँ पर, कोई भी बिल, ठीक है। मतलब कि सारे बिल ला सकते हैं। और मनी बिल जो है वो लाया जाता है, नॉन मनी बिल कोई भी बिल ला सकते हैं लोकसभा में, है ना। तो लोकसभा जो है ना, जो सेवेंथ शेड्यूल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, सेवेंथ शेड्यूल में तीन लिस्ट दी गई है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में जो है कौन लॉ बनाता है, नेशनल गवर्नमेंट जो होती है, पार्लियामेंट, वो लॉ बना सकती है। स्टेट लिस्ट जो होती है पर्टिकुलर स्टेट्स की होती है, ये अपने स्टेट के मैटर पे लॉ बनाते हैं, ठीक है। इसमें भी कई सारे सब्जेक्ट रखे गए हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर हो गया, हेल्थ हो गया। कॉन्करेंट लिस्ट ऐसे सब्जेक्ट जिन पे स्टेट और सेंटर दोनों लॉ बना सकते हैं। जो स्टेट गवर्नमेंट है और नेशनल गवर्नमेंट दोनों लॉ बनाते हैं, जैसे कि एजुकेशन वाला सब्जेक्ट हो गया, फॉरेस्ट वाला सब्जेक्ट हो गया, है ना। तो इन पे ये दोनों कानून बना सकते हैं, है ना। और जो मनी बिल होता है, मतलब कि जो भी पैसे से रिलेटेड चीजें होती ना, उसके लिए बिल लाया जाता है। जैसे कि पैसे की ज़रूरत है तो ये लोग मनी ले बिल लेकर के आएँगे, है ना? और मनी बिल की सबसे ज़्यादा पावर होती है किसके पास में? लोकसभा के बारे में। कोई भी बिल जो कि लाया गया है वो मनी बिल है कि नहीं, ये डिसाइड करते हैं स्पीकर ऑफ लोकसभा। लोकसभा की जो प्रिसीडिंग जो भी कामकाज होता है उसको हेड करते हैं। आपने देखा होगा जो एक बड़ी-सी सीट होती है उस पे बैठते हैं, है ना? तो वो लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं, अभी प्रेज़ेंटली ओम बिरला है ना? और राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं। तो जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं, वही जो होते हैं राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, कोई भी बिल ला सकते हैं और अप्रूव कर सकते हैं एक्सेप्ट मनी बिल। मनी बिल जो है सिर्फ लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस हो सकता है। और जो है ये ना सिर्फ बोल सकते हैं कि आप अमेंडमेंट कर सकते हो, कुछ चेंजेस कर सकते हो मनी बिल में, पर 14 दिन से ज्यादा ये मनी बिल को रोक नहीं सकते। 14 दिन के बाद में ऑटोमेटिकली ये पास ही माना जाता है। तो राज्यसभा के पास में मनी बिल से रिलेटेड बहुत ही कम पावर है, ठीक है। मनी का सारा मैटर लोकसभा देखते हैं। ऐसा भी कहा जाता है ना, क्योंकि लोकसभा जो है वो हाउस ऑफ द पीपल है, जनता को रिप्रेजेंट करते हैं। डायरेक्टली जो हमारे द्वारा चुने गए रिप्रेजेंटेटिव वहां पर बैठे हैं, इसलिए मनी से रिलेटेड पावर जो है ज्यादा जो है लोकसभा को दी गई है, ठीक है। तो ये जो है अप्रूव करते हैं क्या, लोकसभा अप्रूव कर सकती है प्रपोजल टैक्सेशन का, जो भी टैक्स नए-नए लेकर आते हैं ना, बजट जो आता है, अभी बजट आया हमारा, है ना। इस साल 2 बजट आए हैं। पहले जो है इलेक्शन के पहले जो बजट लाया गया था उसको इंटरिम बजट कहा गया था। क्योंकि इंटरिम बजट तब लाया जाता है जब इलेक्शन का टाइम होता है, मतलब कि गवर्नमेंट जो है उनको पता नहीं है वो जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे, है ना। तो वो एक शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए, बस थोड़े टाइम के लिए एक बजट लेकर के आते हैं काम-काज चलाने के लिए। जब वो पावर में आ जाते हैं जो भी लोग, तो वो फिर फुल फ्लेज्ड बजट लेकर के आते हैं पूरे साल का, है ना।
तो अभी बजट आया गया हमारे यहाँ, है ना? तो बजट से रिलेटेड चीज़ें लोकसभा की, और एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो बजट जो है उसी को एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा जाता है। 112 आर्टिकल जो है संविधान का, उसमें लिखा गया है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब कि बजट, ठीक है? तो ये कंट्रोल करते हैं एग्जीक्यूटिव बाय आस्किंग क्वेश्चंस। तो यहाँ हाँ, ये तो दूसरा पॉइंट है, ठीक है? तो बजट, टैक्सेशन, इनसे रिलेटेड चीज़ें भी लोकसभा में आती हैं। ये जो है अप्रूव करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की पावर्स बाद में देखेंगे, ठीक है? तो जो ये है ना लोकसभा में, तो ये सारी चीज़ें तो थी। बजट जो है दोबारा से डिस्कस भी किया जाता है राज्यसभा में, है ना? हर एक बिल जो है वो अ, डिस्कस किया जाता है। लोकसभा जो है कंट्रोल करती है एग्ज़ीक्यूटिव को, क्वेश्चन्स पूछे जाते हैं उनसे। आपने देखा होगा कितने ज़्यादा क्वेश्चन्स पूछे जाते हैं, डिबेट एंड डिस्कशंस होता है लोकसभा में, है ना? तो मतलब कि जो अभी जो यूट्यूब में भी आपको वो देख सकते हो, है ना? कि जो राज्यसभा टीवी में भी आता है, ठीक है? जो वहाँ की प्रोसीडिंग चलती है, ठीक है? सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, जो मिनिस्टर हैं उनसे सवाल पूछे जाते हैं कि आपने अपने एरिया में क्या काम किया है ना, जो इनको मनी दिया गया था वो कैसे उन्होंने यूटिलाइज़ किया। कोई भी जो गड़बड़ हो रही है देश में तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है? ये मोशंस लाते हैं, और जो नो कॉन्फिडेंस मोशन भी लेकर के आ सकते हैं ये, ठीक है? जैसे कि अगर इनको लगता है कि गवर्नमेंट मेजॉरिटी में नहीं है, मतलब कि गवर्नमेंट का उतना सपोर्ट है ही नहीं, तो ये नो कॉन्फिडेंस मोशन लाते हैं, ठीक है? अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है पास नहीं हो पाता है, फिर तो ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट मेजॉरिटी में है, उनके लोगों ने इसको पास नहीं किया। अगर गवर्नमेंट मेजॉरिटी में नहीं होगी तो दूसरे एमपीज़ इसमें वोट कर देंगे, और अगर ये पास हो जाता है मतलब गवर्नमेंट मेजॉरिटी में नहीं है, तो फिर गवर्नमेंट की पावर खत्म। फिर से इलेक्शन कंडक्ट करवाए जाते हैं। ये जो है संविधान में अमेंडमेंट भी कर सकते हैं, जो लोकसभा वाले हैं, ठीक है? ये अप्रूव करते हैं प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। इमरजेंसी जो है 3 टाइप की है हमारे संविधान में, ठीक है? 3 टाइप की कौन-सी है? पहली तो है नेशनल इमरजेंसी। अगर किसी देश के साथ में वॉर हो जाती है, ठीक है? या फिर एक्सटर्नल अग्रेशन देखने को मिलता है, ठीक है? तो तभी ना नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती है, ठीक है? या फिर आर्म्ड रिबेलियन देखने को मिलता है, मतलब कि मिलिट्री अगर रिवॉल्ट वगैरह कर देते ना, जैसे कि दूसरे देशों में होता है। म्यांमार में मिलिट्री ने ही कब्जा कर लिया गवर्नमेंट पे, ठीक है? वहाँ के जो गवर्नमेंट की लीडर थी आंग सान सुई की, उनको जेल में भर दिया। तो ऐसे सीन भी देखने को मिलते हैं। तो नेशनल इमरजेंसी तब लगाई जाती है, ठीक है? पूरे देश में भी लगा सकते हैं और एक पार्ट में भी लगा सकते हैं। फिर आती है स्टेट इमरजेंसी या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल 352 में लिखा गया है संविधान के, ठीक है? स्टेट इमरजेंसी या फिर इसको कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी भी कहते हैं, या फिर इसको प्रेसिडेंट रूल भी कहते हैं। तो प्रेसिडेंट का रूल लग जाता है जब स्टेट सेंट्रल के खिलाफ जाकर के काम करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ जाकर काम करते हैं, ठीक है? मतलब कि संविधान के खिलाफ जाकर के काम कर रहे हैं, तब स्टेट इमरजेंसी या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी लगाई जाती है। फिर आती है फाइनेंशियल इमरजेंसी। ये जो है आर्टिकल 356 और 365 के तहत लगाई जाती है, जो स्टेट इमरजेंसी जो है। फिर आती है फाइनेंशियल इमरजेंसी, आर्टिकल 360 के तहत लगाई जाती है। ये जब हमारे यहाँ फाइनेंस की प्रॉब्लम हो जाती है हमारे देश में, जैसे कि 1990s में हमारे पास इतना पैसा भी नहीं बचा था कि बाहर से हम तेल खरीद सकें। क्रूड ऑयल परचेज़ किया जाता है उसी से, फिर हमारे यहाँ जो कई सारी चीज़ें निकाली जाती हैं, जैसे कि क्रूड ऑयल, कच्चा तेल खरीदा जाता है दूसरे देशों से, मिडल ईस्ट से खरीदते हैं, ठीक है? फिर उससे निकाला जाता है पेट्रोलियम, डीज़ल, ठीक है? तो कई सारी चीज़ें निकलती हैं उससे, फिर इनसे हमारे यहाँ गाड़ी चलती है। अब तो इतना बड़ा मार्केट है गाड़ियों का, है ना? हर किसी के पास में टू व्हीलर तो रहती ही है ना? तो इमरजेंसी को ज़्यादा ही समझा दिया हमने, ठीक है? तो इमरजेंसी को प्रोक्लेम कर सकते हैं, मतलब कि लगा सकते हैं, और फिर इसको हटाने का जो ज़िम्मा है ना, ये 1/10 अगर मेंबर्स जो है लोकसभा के पास कर देते हैं, तो ये हटाया भी जा सकती है इमरजेंसी लोकसभा के थ्रू, ठीक है? इलेक्ट करते हैं प्रेसिडेंट को, वाइस प्रेसिडेंट के जो इलेक्शंस होते हैं उसमें ये जो है पार्टिसिपेट करते हैं। जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट अगर इनको रिमूव करना है तो उसमें, हाई कोर्ट के जो जज हैं उनको रिमूव करना है तो, ठीक है? एस्टैब्लिश करते हैं कमिटी एंड कमीशंस एंड कंसीडर करते हैं उनकी रिपोर्ट। कमिटी एंड कमीशंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आपको क्या लगता है ये नेता लोग काम करते हैं? ठीक है? तो मतलब कि इन नेता के अंदर बहुत बड़े-बड़े ऑफिसर्स काम करते हैं पार्लियामेंट में। वो लोग ये सारी रिपोर्ट वगैरह में काम करते हैं, समझे आप? आपको लगता है कि ये जो मतलब ऐसे लोग जो इलेक्ट होकर के पहुँच गए हैं पार्लियामेंट में, या फिर जो
स्टेट लेजिस्लेचर में ये लोग कोई काम के लायक है, मतलब कि आप देख सकते हो क्रिमिनल्स होते हैं, तो इंटेलेक्चुअल पर्सन कम होते हैं, तो फिर कमिटीज में, कमीशंस में जो है ऑफिसर्स काम करते हैं इनके साथ में, ये लोग भी मेंबर रहते हैं। तो फिर ये रिपोर्ट सबमिट करते हैं कि हमारे देश में क्या लाना चाहिए, कौन सा कानून, इससे क्या नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकते हैं ना, तो चीजों के बारे में बात की जाती है और फिर उनकी रिपोर्ट को डिस्कस किया जाता है पार्लियामेंट में। ठीक है? तो राज्यसभा की पावर देखते हैं हम। राज्यसभा की पावर हमने आपको मनी बिल से रिलेटेड बताई कि मनी बिल से रिलेटेड राज्यसभा के पास में ज़्यादा पावर नहीं है। ये भी अप्रूव करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को। कॉन्स्टिट्यूशन में अगर चेंज करने की ज़रूरत है, संविधान हमारे देश को चला रहा है ना? तो संविधान में अगर कुछ भी बदलाव करना होता है तो राज्यसभा और लोकसभा दोनों ही इम्पोर्टेंट होते हैं। और इस अगर राज्यसभा, लोकसभा दोनों ने मतलब बिल पास हो गया है तो ये मैंडेटरी होता है कि प्रेसिडेंट उस पे सिग्नेचर करे। प्रेसिडेंट जो है मना नहीं कर सकते अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है, क्योंकि मेजॉरिटी से पास किया जाता है ये दोनों हाउसेस से। ठीक है? ये कंट्रोल करते हैं एग्जीक्यूटिव के ऊपर, इनकी ये भी क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है? और रेजोल्यूशंस लेकर के आते हैं अगर कोई गड़बड़ होती है तो, ठीक है? तो ये काम ये भी करते हैं, ठीक है? राज्यसभा वाले पार्टिसिपेट करते हैं ये भी इलेक्शन में। एंड रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है? तो इस पे वाइस प्रेसिडेंट के रिमूवल में ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो होता है राज्यसभा का होता है वैसे तो, क्योंकि राज्यसभा के ही वो चेयरमैन है। जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को रिमूव करने के लिए दोनों के पास में इक्वल पावर है। ये इनिशिएट कर सकते हैं प्रोसीजर एंड रिमूवर फॉर वाइस प्रेसिडेंट, तो वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करना, ठीक है? तो ये इसका जो है मेन काम जो है राज्यसभा करती है, ठीक है? और ये जो है यूनियन पार्लियामेंट जो है उसको पावर देते हैं कि लॉ बना सकते हैं स्टेट लिस्ट में। अब राज्यसभा में क्या है, स्टेट की रिप्रेजेंटेशन है, इसलिए राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट कहा जाता है, ठीक है? तो राज्यसभा जो है इसलिए पावर दे सकती है पार्लियामेंट को कि पार्लियामेंट जो है स्टेट लिस्ट पे कानून बना सके, ठीक है? वरना पार्लियामेंट जो है यूनियन लिस्ट पे कानून बना सकती है या फिर कॉन्करेंट लिस्ट में। अभी हमने आपको बताया था यूनियन लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट कौन सी होती है। और स्टेट लिस्ट पे स्टेट के सब्जेक्ट आते हैं जो कि पर्टिकुलर स्टेट अपने एरिया पे बना सकता है इस पे कानून, ठीक है? पर अगर जो पार्लियामेंट जो राज्यसभा जो है पावर दे देती है पार्लियामेंट को कानून बनाने की स्टेट लिस्ट पे, तो फिर स्टेट लिस्ट में भी ये लोग कानून बना सकते हैं, ठीक है? स्पेशल पावर्स भी है राज्यसभा के पास में कुछ, जैसे कि राज्यसभा जो है इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है, प्रोवाइड करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट। राज्यसभा में इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं। हमने लास्ट वीडियो जो था, मतलब कि इसका फर्स्ट पार्ट जो था उसमें हमने आपको पढ़ाया था राज्यसभा के इलेक्शंस कैसे होते हैं, ठीक है? तो राज्यसभा में इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं जिसमें जो है स्टेट लेजिस्लेचर जो है उसकी जो मतलब कि एमएलएस जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं इनके इलेक्शन में, ठीक है? तो राज्यसभा के इलेक्शन में एमएलएस पार्टिसिपेट करते हैं, इसलिए राज्यसभा में जो स्टेट की रिप्रेजेंटेशन होती है, ठीक है? तो ये जो है प्रोटेक्ट करते हैं पावर्स ऑफ द स्टेट, मतलब स्टेट की पावर को प्रोटेक्ट करते हैं। आपको पता है जो लोकसभा हो या फिर मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है हमारी, यूनियन गवर्नमेंट भी आप इसको बोल सकते हैं, और स्टेट गवर्नमेंट, ये लोग पावर पावर के लिए लड़ते हैं, ठीक है? स्टेट गवर्नमेंट जो है ये दोनों पावर के लिए लड़ते हैं, ठीक है? तो इन स्टेट की पावर प्रोटेक्ट करने के लिए राज्यसभा जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती है, क्योंकि राज्यसभा में स्टेट्स की रिप्रेजेंटेशन है। कोई भी मैटर जो कि स्टेट को अफेक्ट करता है उसका अप्रूवल लेना पड़ता है राज्यसभा से, ठीक है? अगर स्टेट के जो, जैसे कि एग्रीकल्चर जो है स्टेट लिस्ट में आता है, पर जो है 3 फार्म लॉज लाए गए थे कि रिफॉर्म कर सकें एग्रीकल्चर सेक्टर में, तो इसलिए फार्म लॉज लाए गए थे। पर जो है ये क्या अफेक्ट कर रहे थे, जो स्टेट की पावर को, है ना, स्टेट की लिस्ट को, इसलिए राज्यसभा में इससे अप्रूवल लेना ज़रूरी हो जाता है, कंसेंट लेना। तो राज्यसभा का इसमें भी रोल होता है। अगर यूनियन पार्लियामेंट जो है रिमूव करना चाहे कोई भी मैटर जो स्टेट लिस्ट से है, ठीक है, जिसमें सिर्फ स्टेट लेजिस्लेचर ही कानून बना सकता है, तो उनको जो है यूनियन लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट के जो है, मतलब कि स्टेट लिस्ट से रिमूव करके यूनियन उनको उस सब्जेक्ट को यूनियन लिस्ट या फिर कॉन्करेंट लिस्ट में डालना है, इंटरेस्ट ऑफ द नेशन में है, जो देश की भलाई के लिए है, तो वो अप्रूव कराना ज़रूरी होता है राज्यसभा से। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर जैसे कि यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, जो कॉन्करेंट लिस्ट है।
तो अभी ना हेल्थ का सब्जेक्ट जो है स्टेट लिस्ट में आता है, पर हेल्थ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है? हमारे देश में सभी की हेल्थ अच्छी रहेगी तभी हमारा देश आगे बढ़ पाएगा, है ना? तो इसको रिकमेंड किया जाता है कि इसको ना हटा कर के आप कॉन्करेंट लिस्ट में ले आओ, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है? ताकि हमारे यहाँ जो प्राइवेट सेक्टर डोमिनेट करता है ना हेल्थ में वो खत्म हो। हेल्थ की सर्विसेज अफोर्डेबल हो जाए देश में, है ना? तो इसको कॉन्करेंट लिस्ट में लाने के लिए राज्यसभा का अप्रूवल ज़रूरी होगा, है ना? इसलिए तो जो है इसमें स्ट्रेंथ चाहिए होती है राज्यसभा की। सॉरी, सॉरी जो मतलब कि ये जो प्रोविज़न है ना जो कि राज्यसभा की इम्पोर्टेंस दर्शा रहा है ये, कि राज्यसभा की अप्रूवल लेना ज़रूरी होता है। इससे स्ट्रेंथ देखने को मिलती है आपको राज्यसभा में, है ना? तो एक्सपीरियंस से देखा गया है जो मेंबर्स हैं राज्यसभा के वो रिप्रेजेंट करते हैं अपनी पार्टीज को एंड जो रिप्रेजेंट मतलब स्टेट से ज्यादा अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं वो लोग मतलब कि पॉलिटिकल पार्टी के अपनी ज्यादा फेवर में होते हैं रेदर देन स्टेट की तो अपने स्टेट को ना सपोर्ट करते हुए राज्यसभा को मतलब जो पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हैं ज्यादा तो यही गड़बड़ हो जाती है इनका काम है अपने स्टेट को सपोर्ट करना है ना तो पावर्स जो है सिर्फ लोकसभा के पास में है अब ये पावर्स जो है सिर्फ लोकसभा के पास में है हाँ और राज्यसभा की एक और पावर होती है जो ऑल इंडिया सर्विसेज हैं जो हमने आपको पढ़ाया था अभी जब भी हम एग्जीक्यूटिव चैप्टर देख रहे थे, है ना? तो ऑल इंडिया सर्विसेज में जैसे कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, इंडियन फॉरेन सर्विसेज, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, ठीक है? जो ये आईपीएस है, इंडियन पुलिस सर्विसेज, तो ये ऑल इंडिया सर्विसेज हैं। तो इन सर्विसेज में अगर अगर इनमें कोई और एक और सर्विस ऐड करनी है, जैसे कि बोला जाता है कि इंडियन जुडिशियल सर्विसेज को ऐड कर दो, है ना? तो अगर ऐसा कुछ होना है तो राज्यसभा का इम्पोर्टेंट रोल होता है, राज्यसभा ही रेज़ोल्यूशन लाके इसमें एडिशन वग़ैरह कर सकते हैं, ठीक है? अभी देखते हैं पावर सिर्फ़ लोकसभा के पास में है। तो कुछ पावर्स जो हैं जो लोकसभा के पास में ही है बस। राज्यसभा इस कैन नॉट इनिशिएट और रिजेक्ट और अमेंड द मनी बिल। मनी बिल से रिलेटेड पावर जो है लोकसभा के पास में है, ठीक है? तो लोग कोई भी बिल जो है मनी बिल है कि नहीं ये डिसाइड करते हैं स्पीकर ठीक है मनी बिल को जो है राज्यसभा सिर्फ 14 दिनों के लिए ही रोक सकती है उसके पास में ये उसके बाद में ये मतलब ऑटोमेटिकली पास ही माना जाता है और फिर मनी बिल से रिलेटेड एक और चीज होती है कि ये लोग रिजेक्ट नहीं कर सकते मनी बिल को, इनको पास कर सकते हैं और रिकमेंड कर सकते हैं कि कुछ चेंजेस अगर करने हैं। ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, ठीक है? तो मनी बिल से रिलेटेड पावर जो है लोकसभा के पास में। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है रिस्पॉन्सिबल है लोकसभा के लिए और राज्यसभा के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है ये, ठीक है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो कि प्राइम मिनिस्टर इसको हेड करते हैं, ठीक है? इसमें मिनिस्टर आते हैं सारे के सारे, मतलब सारे तो नहीं आते, 15% ऑफ जो है लोकसभा जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में इसमें ऐड किया जाते हैं मेंबर्स है ना तो ये जो है रिस्पॉन्सिबल है किसके प्रति लोकसभा के प्रति नॉट राज्यसभा राज्यसभा के प्रति रिस्पॉन्सिबल नहीं है राज्यसभा इनको क्रिटिसाइज कर सकती है गवर्नमेंट को पर इनको रिमूव करने की पावर नहीं है ठीक है जैसे कि नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही पास किया जा सकता है, राज्यसभा में इसको पास नहीं कर सकते, ठीक है? क्योंकि लोकसभा में ही डायरेक्टेड इलेक्टेड पीपल हैं और वहीं पे इनको देखते हैं कि गवर्नमेंट की मेजॉरिटी है कि नहीं, ठीक है? तो राज्यसभा गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ कर सकती है कि गवर्नमेंट की खामियाँ बता सकती है, पर उनको हटा नहीं सकती। तो कैन यू एक्सप्लेन व्हाई? तो ऐसा क्यों है? राज्यसभा जो है इलेक्टेड बाय एमएलएज़ राज्यसभा जो है तो ऐसा क्यों है जो लोकसभा में ही ये जो है गवर्नमेंट को हटा सकते हैं, ठीक है? जो मनी से रिलेटेड पावर भी लोकसभा के पास ही होती है, तो ऐसा क्यों है? राज्यसभा जो है इलेक्टेड बाय एमएलएज़ है, मतलब कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा ये इलेक्ट की गई है, डायरेक्टली इलेक्टेड बॉडी नहीं है ये, राज्यसभा। राज्यसभा में जो और लोकसभा की बात करते हैं तो वो डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल होते हैं, जनता के द्वारा चुने गए लोग लोकसभा में बैठते हैं। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन जो है उन्होंने कुछ पावर्स जो है राज्यसभा को दी है और कुछ पावर के लिए इनको लिमिटेड कर दिया है। ज़्यादा पावर लोकसभा के पास में भी देखी जाती है। डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है तो अडॉप्ट किए हैं हमारे संविधान को जो तो जनता ही फाइनल अथॉरिटी है। प्रिएम्बल में भी बोला गया है वी द पीपल ऑफ इंडिया तो पीपल ऑफ इंडिया जो है यही फाइनल अथॉरिटी होते हैं। तो इस लॉजिक के हिसाब से रिप्रेजेंटेटिव जो है इलेक्टेड बाय पीपल डायरेक्टली इलेक्टेड बाय जो जनता के द्वारा चुने गए लोग हैं, उनके पास में ही इम्पोर्टेंट पावर्स होनी चाहिए जैसे कि गवर्नमेंट को रिमूव करना या फिर जो फाइनेंसेस से रिलेटेड पावर है। क्योंकि मनी वगैरह टैक्स के थ्रू आता है ना? और वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाता है।
ठीक है? तो इसकी पावर्स जो हैं लोकसभा के पास में दी गई हैं। बाकी दूसरे स्पेयर्स में अगर बात करते हैं तो नॉन मनी बिल से रिलेटेड या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है, ठीक है? और दूसरे बिल्स हैं या फिर प्रेसिडेंट को हटाना है या फिर वाइस प्रेसिडेंट को हटाना है, ठीक है? तो ये सारी पावर्स जो हैं राज्यसभा एंड लोकसभा के पास में इक्वली है। अब हम देखेंगे हाउ डज़ द पार्लियामेंट मेक लॉज़। ठीक है? तो पार्लियामेंट किस तरीके से कानून बनाती है? बेसिक फंक्शन किसी भी लेजिस्लेचर लेजिस्लेचर क्या है? लॉ मेकिंग बॉडी ही तो है। तो इनका काम होता है लॉ को बनाना अपनी जनता के लिए, ठीक है? अपने लोगों के लिए कानून बनाना जिससे हमारा फिर देश चलता है। तो एक प्रोसीजर होता है जिसके थ्रू कानून बनाए जाते हैं, लॉ बनाए जाते हैं। बहुत मतलब लंबा प्रोसीजर होता है। ईज़िली कोई भी आप ऐसे कानून नहीं बना सकते जो कि पूरे देश में इम्प्लीमेंट होते हैं। तो कुछ प्रोसीजर्स हैं लॉ मेकिंग के जो कि संविधान में मेंशन किए गए हैं। ठीक है, कुछ तो इवॉल्व हुआ है कन्वेंशन के थ्रू, कन्वेंशन जो कि बातें चली आ रही है ठीक है मान लिया, है ना? मतलब कि ये कोई लीगली लिखा नहीं है कि ऐसा ही मानना पड़ेगा, बस चला आ रहा है तो मान लिया, ठीक है? जैसे कि बड़ों की रिस्पेक्ट करना ये कन्वेंशन ही है। ओके मतलब वैसे तो ये एथिक्स भी है। तो फॉलो करते हैं जो बिल है, तो अभी ना यहाँ पर एग्ज़ाम्पल दिया गया है, इस बिल को हम जो फॉलो करेंगे, फिर हम लेजिस्लेटिव प्रोसेस को समझ पाएँगे, लॉ मेकिंग प्रोसेस को, जो कि टेक्निकल है, वो थोड़ी मतलब लंबी भी हो जाती है ये प्रोसेस, है ना? तो पीपल्स इनपुट, देखो क्या होता है कि जनता ने इनपुट दिया, ठीक है? जैसे कि जनता प्रोटेस्ट भी करती हैं, बहुत सारे लोग जैसे कि आर्टिकल्स भी लिखे जाते हैं न्यूज़पेपर में कि ऐसे कानून की ज़रूरत है जो कि लड़कियों को प्रोटेक्ट करे, है ना? उनकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की बात करे। जैसे कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के लिए कितना प्रोटेस्ट हुआ था कि डोमेस्टिक वायलेंस होता है जो औरतों के साथ घर में, तो उसके खिलाफ कानून होना चाहिए। फिर जो है क्या होता है, तो बिल जाता है, ठीक है? बिल आ गया। तो इंट्रोड्यूस किया जाता है इसको किसी भी हाउस में। ओके मतलब कि या तो इसको जो है अगर ये नॉन मनी बिल है, पैसे से रिलेटेड नहीं है, तो इसको किसी भी हाउस में ला सकते हो आप, राज्यसभा या फिर लोकसभा। बिल जो है कमिटी को भेजा जाता है, कमिटी जो है इसको बाद में डिस्कस करती है हाउस में, ठीक है? या तो कमिटी को भेजा जाता है बिल या तो जो है हाउस में ही इसको भेज दिया जाता है और डिस्कस किया जाता है। कमिटी अपनी रिपोर्ट देती है कि जो भी खामियां हैं बिल में या फिर इसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं और फिर ठीक है हाउस जो है इसको एक्सेप्ट करते हैं रिपोर्ट को और नहीं भी एक्सेप्ट करते हैं, अगर नहीं करना चेंजेस तो नहीं करते हैं वे। उस पर डिस्कशन होता है, सभी लोग जो है अपने जो जो भी उनकी बात रहती है वो रखते हैं। ठीक है, सारे के सारे एमपीज इस पर डिस्कशन कर सकते हैं, सबको बोलने का अधिकार दिया जाता है जो पार्लियामेंट में है ना, तो सभी लोग डिस्कस करते हैं। फिर बिल जो है उसको एक्सेप्ट भी कर सकते हैं या फिर रिजेक्ट भी कर सकते हैं। अगर जो है बिल पसंद नहीं आता है तो फिर उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है या फिर उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। अगर उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो उसको दूसरे हाउस में भेजा जाता है। ठीक है? फिर दूसरा हाउस जो है उसको क्या करता है अप्रूव कर सकता है और रिकमेंडेशन देते हैं। मतलब कि अगर उनको पसंद आता है बिल ठीक है सही प्रोविजंस हैं तो उसको वो अप्रूव कर देते हैं, नहीं तो कुछ रिकमेंडेशंस देते हैं कि इसको ऐसे-ऐसे चेंजेस कर देते हैं। अगर जो है रिकमेंडेशंस अगर इनको बिल पसंद नहीं आता है तो फिर जॉइंट सेशन बुलाया जाता है पार्लियामेंट में अगर ज़रूरी होता है। आर्टिकल 108 में जॉइंट सेशन की बात की गई है, जॉइंट सेशन बुलाया जाता है जिसमें राज्यसभा और लोकसभा दोनों के मेंबर्स होते हैं और फिर वहाँ से पास किया जाता है बिल को, ठीक है? वैसे तो अगर जॉइंट सेशन आता है तो बिल पास हो ही जाता है क्योंकि वहाँ पे लोकसभा की मेजॉरिटी होती है क्योंकि लोकसभा में ज़्यादा मेंबर्स हैं, ठीक है? फिर अगर जो रिकमेंडेशन दी जाती है, ठीक है? फिर जो बिल हो जाता है, ठीक है? तो बिल जो है फिर उसको अप्रूव किया जाता है या फिर सेंड बैक कर देते हैं रिकंसिडरेशन के लिए। तो प्रेसिडेंट के पास में बिल गया, प्रेसिडेंट या तो उसपे सिग्नेचर कर सकते हैं, उसको अप्रूव कर सकते हैं, लॉ बन जाएगा फिर वो। अगर प्रेसिडेंट इस पे साइन नहीं करते हैं और इसको दोबारा से भेज देते हैं कि आप इसको दोबारा से इस बिल को देखो क्योंकि इसमें कुछ खामियां हैं, ठीक है? तो अगर फिर दोबारा से पार्लियामेंट सेम बिल को ही पास कर दे या फिर इसमें चेंजेस करे, तो प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंडिंग हो जाता है कि वो उस पर सिग्नेचर करें। मतलब उस बिल को जो है अप्रूवल दें, ओके? फिर जो है बिल जो है लॉ बन जाता है ना? तो ये प्रोसेस होता है पूरा जो एक बिल से जो है कानून बनता है। बिल होता क्या है? बिल जो है ड्राफ्ट है प्रपोज्ड लॉ का। जैसे कि आपको है एक प्लान बनाना है मतलब प्रोजेक्ट बनाना है, तो आप एक रफ में एक प्रोजेक्ट तैयार कर लेते हो, ठीक है? और फिर उसको एक ढंग से जो है प्रपोज़ किया जाता है ना? मतलब कि हाँ।
मतलब कि आपने प्रोजेक्ट बना लिया है, अब उसको आप देख रहे हो फाइनल अप्रूवल के लिए, ठीक है? कि वो ड्राफ्ट तो प्रिपेयर हो गया है। अब जब वो सारा का सारा सही होगा तो आप उसको क्या करोगे, फिर वो आपका प्रॉपर प्रोजेक्ट बन जाएगा, है ना? तो बिल भी वैसे ही ड्राफ्ट होता है। जब इसको सब लोग पास कर देते हैं, इसमें जो कमी वगैरह होती है वो देख लेते हैं, फिर वो कानून बन जाता है। तो डिफरेंट टाइप के बिल होते हैं, जैसे कि व्हेन नॉन मिनिस्टर प्रपोजेस अ बिल, कोई मिनिस्टर है, मिनिस्टर क्या हुआ, जो एमपी है, जो कि जिसको मिनिस्टर दी गई है, जैसे कि मिनिस्ट्री दी गई है, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर हो गया, तो डिफरेंट मिनिस्ट्रीज होती हैं एक पर्टिकुलर सेक्टर को देखने के लिए। अगर वो एमपी जो है मिनिस्टर नहीं है और वो कोई बिल लेकर के आते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, प्राइवेट मेंबर बिल कहते हैं, ठीक है? और एक मिनिस्टर अगर बिल लेकर के आता है तो वो पब्लिक बिल कहलाता है, ठीक है? तो जो नॉन मिनिस्टर बिल लेकर के आते हैं उसको प्राइवेट मेंबर बिल कहते हैं, और जो मिनिस्टर लेकर के आते हैं उसको पब्लिक बिल या फिर गवर्नमेंट बिल भी कहते हैं। तो हम डिफरेंस देखेंगे जो स्टेजेस के थ्रू, ठीक है? तो टाइप ऑफ बिल दिए गए हैं यहाँ पर, एक होता है गवर्नमेंट बिल जो कि मिनिस्टर लेकर के आते हैं पर्टिकुलर मिनिस्ट्री के। प्राइवेट मेंबर बिल जो कि अदर देन मिनिस्टर, जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो लेकर के आते हैं, ठीक है? नॉन मनी बिल होता है और मनी बिल होता है। तो मनी बिल जो कि मनी से रिलेटेड होता है ना? वैसे तो गवर्नमेंट किसी भी मैटर को मनी बिल बना कर के पेश कर देती है, जैसे कि आधार एक्ट पास किया गया था मनी बिल बना करके, ठीक है? ताकि राज्यसभा जो है इसको रोक ना पाए, है ना? तो ऐसा भी सीन चलता है। तो नॉन मनी बिल में जो है ऑर्डिनरी बिल आते हैं एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल आते हैं। ऑर्डिनरी बिल जिसमें राज्यसभा और लोकसभा दोनों की इक्वल पावर होती है, और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल दोनों में इक्वल पावर होती है राज्यसभा एंड लोकसभा की, ठीक है? तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो कि चेंज करता है संविधान में कुछ, जैसे कि अभी 106 अमेंडमेंट लेकर के आया गया था, मतलब 106वां जो है चेंज किया गया हमारे संविधान में 2023 में। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल लेकर के आया गया और महिलाओं को जो है 33% रिजर्वेशन दिया गया, किसमें, जो लोकसभा में और लेजिस्लेटिव असेंबलीज में, ठीक है? So even before bill introduced in the parliament, there may be a lot of debate ऑन द नीड फॉर इंट्रोड्यूसिंग अ सच अ बिल। तो बिल इंट्रोड्यूस करने से पहले ही कई सारे डिबेट भी हो जाते हैं कि हमें ऐसे जो है बिल की ज़रूरत है। जैसे कि ना हमेशा डेटा प्रोटेक्शन बिल की बात की जाती है कि डेटा प्रोटेक्शन के लिए बिल आना चाहिए। आप देख रहे हो कितना ज़्यादा फ्रॉड हो रहा है, ठीक है? डेटा प्राइवेसी कुछ है ही नहीं। अगर आप कहीं अपना नंबर दे के आते हो, फिर बाद में आपको जो है इतने सारे कंपनी के कॉल आने लगते हैं। आपके डेटा की कोई प्राइवेसी है ही नहीं। आप जो है इतनी सारी आईडी बनाते हो, फेसबुक हो गया, इंस्टा हो गया, ठीक है? इंस्टाग्राम हो गया, स्नैपचैट हो गया, हर जगह आपका डेटा सेव हुआ है, ठीक है? आपकी जो इन्फॉर्मेशन सेव हो रही है, वो इन्फॉर्मेशन जा कहाँ रही है ना? तो डेटा की प्राइवेसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। यूरोपियन यूनियन जो है, वहाँ पर जो है जनरल डेटा प्रोटेक्शन जो रेगुलेशन है, जीडीपीआर, तो उनका एक बिल है, बहुत ही स्ट्रिक्ट बिल है। मतलब उनकी जो है प्राइवेसी का ध्यान रखते हैं जो जनता की वो लोग। ठीक है, तो पॉलिटिकल पार्टी जो है वो प्रेशराइज़ कर सकती है गवर्नमेंट को कि कोई बिल लेकर के आएँ, ताकि फुलफिल कर सकें अपने इलेक्शन प्रॉमिसेस को। मतलब इलेक्शन के टाइम पर जो प्रॉमिस किए हैं ना गवर्नमेंट को, अपनी गवर्नमेंट जो है वो उस जो प्रॉमिस को फुलफिल करे, ठीक है? तो ऐसा कोई उनको बिल लाना चाहिए। है ना? जो प्रॉमिस किए थे उन्होंने, और जो उन्होंने प्रॉमिस किया था या फिर इम्प्रूव करने के लिए जो मतलब कि इलेक्शन में आगे जीतने के लिए भी उनको कानून लाने होते हैं, ठीक है? अपने अगर वो वादे फुलफिल नहीं करते हैं तो फिर जनता समझ जाती है भई इन्होंने तो बोला था, है ना? अब ये लोग कर नहीं रहे, झूठे वादे किए, ठीक है? तो इंटरेस्ट ग्रुप हो गया, मीडिया हो गया, सिटीज़न्स हो गया, तो तो ये लोग क्या करते हैं, परसुएट करते हैं, गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बनाते हैं कि गवर्नमेंट कोई कानून लेकर के आए इस मैटर पे। जैसे कि ना बहुत सारी जो प्रोटेस्ट किए गए थे और जो रैली निकाली गई थी, जब भी डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की ज़रूरत थी, ठीक है? वो लोग ला ही नहीं रहे थे, है ना? तो जब ऐसा ना इंटरेस्ट ग्रुप क्या हो गया, जैसे कि पर्टिकुलर इंटरेस्ट ग्रुप हो जाते हैं कि अपने इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए फार्मर्स ने अपना बहुत बड़ा एसोसिएशन बना दिया, ग्रुप बना लिया, तो ये क्या हो गया, फार्मर का इंटरेस्ट ग्रुप हो गया। बिज़नेस वालों ने अलग बना लिया, लॉ वालों ने अलग बना लिया, स्टूडेंट्स ने भी अपनी यूनियन बना ली, तो ये पर्टिकुलर अपना इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए। मेडिकल एसोसिएशन जो है, मेडिकल जो डॉक्टर्स हैं, उन्होंने अपना अलग बना लिया। तो ये क्या हो गए, इंटरेस्ट ग्रुप हो गए, मीडिया वाले हो गए।
सिटीजन्स फोरम हो गए, ठीक है? तो जहाँ पर सिटीजन्स पार्टिसिपेट करते हैं, तो ये सारे जो ऐसे कानून की ज़रूरत है, तो लोगों में डिबेट एंड डिस्कशन होता है। आर्टिकल्स लिखे जाते हैं न्यूज़पेपर में कि ऐसे कानून की ज़रूरत है जो कि इस चीज़ को प्रोटेक्ट करे, है ना? जैसे कि डेटा प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करें, है ना? और जो कंपनीज़ को रेगुलेट करें, जो ये मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, अपनी मनमानी करती हैं। एमएनसीज़। तो लॉ मेकिंग जो है एक लीगल प्रोसीजर नहीं है सिर्फ, ये पॉलिटिकल कोर्स ऑफ एक्शन भी है, ठीक है? तो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोसीजर होता है ये। सिर्फ लीगली आप ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है, कि एक लीगल लॉ लाना है, ले आओ लॉ। तो इसके पीछे कई सारी चीज़ें होती हैं। इस कानून क्यों लाना है, हमारे देश में ऐसा कानून है ना, तो उसके पीछे कई सारी वजह वजह होती है। हर चीज़ के पीछे एक रीज़न होता है। तो प्रिपेयर किया जाता है बिल को, कई सारी कंसिडरेशन देखी जाती है, जैसे कि रिसोर्सेज रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट द लॉ। जो कानून लाया जाएगा उसको देश में लागू करने के लिए भी बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है। सपोर्ट चाहिए पड़ता है अपोजिशन का, कि बिल जो है मतलब कि जो है बिल जो है लेकर के आ रहे हैं हम। जैसे कि ना अभी क्या हमारे यहाँ जो आईपीसी था, इंडियन पीनल कोड, उसको भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा, सॉरी संहिता, भारतीय नागरिक, सॉरी सॉरी भारतीय न्याय संहिता है ये। आईपीसी जो 1860 का था, ये अंग्रेजों ने बनाया था। ठीक है? तो इसको बदल कर के हमारे यहाँ भी भारतीय न्याय संहिता लाया गया। और जो सीआरपीसी जो है, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर जो है, सीआरपीसी, ठीक है? तो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर जो, इसको चेंज कर के लाया गया, कौन सा बिल? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। तो मतलब कि आईपीसी में क्या है, पनिशमेंट थी, तो इसमें पनिशमेंट्स वगैरह हैं। और किस तरीके से प्रोसीजर होगा उसको देने का, तो सीआरपीसी था, तो वैसे ही बीएनएसएस लाया गया, जो हमारे देश के अनुकूल है, जो हमारे देश में जो कंडीशंस है उसके हिसाब से। अब सोसाइटी बहुत चेंज हो गई है ना? आजकल डिजिटल क्राइम भी इतने बढ़ रहे हैं, तो हर चीज को इंक्लूड करना जरूरी हो जाता है ना? किसने सोचा था कि जो सोशल मीडिया की वजह से क्राइम होने लगेंगे, है ना? तो कई सारी चीजें होती हैं। और जो है एक और बिल लाया गया था, जो इंडियन एविडेंस एक्ट है, उसको चेंज करके भारतीय साक्ष्य संहिता लाया गया, ठीक है? भारतीय साक्ष्य संहिता, थोड़ा ऐसे सिमिलर है ना, इसलिए कंफ्यूजन हो जाता है। तो ना सपोर्ट चाहिए पड़ता है अपोजिशन का भी, कि इसमें अपोजिशन का भी कि सपोर्ट चाहिए था, कि ये लोग अपोज क्यों कर रहे हैं, इसको हम कॉलोनियल माइंडसेट को चेंज कर रहे हैं अपने देश के लिए, नए कानून ला करके। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको इम्प्लीमेंट करना अब कितना टफ है, कि आप सोच रहे हो पूरे कानून की किताबें चेंज हो रही है ना? तो लॉयर्स को सबको याद करना पड़ेंगे, पुलिस वालों को याद करना पड़ेगा ये सब, और ट्रेनिंग उनको दी जाएगी इन सब चीजों की। तो बहुत लंबा प्रोसेस होता है, अगर आप कानून ले आओ तो उसको इम्प्लीमेंट करने में भी थोड़ा दिक्कत होती है फिर, ठीक है? तो जो कोएलिशन का एरा था, तो पॉलिटिक्स जो है, मतलब कोएलिशन के एरा में जब भी गवर्नमेंट मेजॉरिटी में नहीं थी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, उस टाइम पर जो है डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी साथ में आकर के कोएलिशन बना के गवर्नमेंट चला रही थी। उस टाइम पर अगर कोई भी बिल लाना होता था ना गवर्नमेंट को, तो सारे पार्टनर्स जब एक्सेप्ट करेंगे कोएलिशन के, जैसे कि इनको कोई कानून लाना है, तो सारी पॉलिटिकल पार्टी जो भी कोएलिशन में है वो एक्सेप्ट करेंगी कि ठीक है बिल लेकर के आओ, तभी वो बिल पास हो पाएगा, है ना? नहीं तो क्या ही होगा फिर? बिल पास नहीं होगा, समझ में आ जाएगा गवर्नमेंट की मेजॉरिटी नहीं है, गवर्नमेंट खत्म। ठीक है? तो प्रैक्टिकल कंसिडरेशन देखना पड़ता है, उसको इग्नोर नहीं कर सकते आप, है ना? तो कैबिनेट जो है कंसीडर करते हैं सारी चीज़ों को, किसी भी डिसीजन पे आने से पहले, जो लाना पड़ता है, जो कानून लाने के लिए कोई भी अगर डिसीजन लाते हैं तो, ठीक है? तो बिल लाने से पहले कई सारी चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है, ठीक है? तो कैबिनेट जब अप्रूव कर देती है पॉलिसी, जो लेजिस्लेशन के बिहाइंड है, मतलब कि वो कानून क्यों लाया जा रहा है, ठीक है? तो उन सब चीज़ों के बारे में सोचना, उसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाएगा, सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। फिर जो है कानून जो है उसको बनाने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, जो ड्राफ्ट करने के लिए लेजिस्लेशन का शुरू हो जाता है। ड्राफ्ट किया जाता है कोई भी बिल, तो उसको प्रिपेयर किया जाता है उसी मिनिस्ट्री के द्वारा। जैसे कि हेल्थ सेक्टर से कोई रिलेटेड बिल लाना होगा तो हेल्थ मिनिस्ट्री देखेगी। अगर जो अर्बन एरिया से रिलेटेड कोई बिल लाना होगा तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर देखेंगी, ठीक है? अगर कोई रूरल एरिया से रिलेटेड बिल आना होगा तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट देखेंगे, ठीक है? तो सारी मिनिस्ट्रीज होती हैं जो इन सब चीज़ों का ध्यान रखती हैं, ठीक है? तो उसी मिनिस्ट्री वही मिनिस्ट्री देखेगी जिनके एरिया का है, ठीक है? जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट हो गई। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट जो वुमेन और चाइल्ड से रिलेटेड जो मैटर होता है उससे रिलेटेड बिल लेकर के आते हैं।
फॉर एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पर दिया गया है कि बिल जो है, ऐसा बोला जा रहा है कि लड़कियों की मैरिज एज जो है 18 से 21 कर दी जाए, है ना? जैसे कि अभी तो मैन की तो 21 ही है, ठीक है? जो सॉरी, बॉयज की तो उनकी तो 21 ही है, ठीक है? जो गर्ल्स हैं उनकी भी 21 कर दो। 21 तक जो इंसान अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेता है, अगर ग्रेजुएशन हो जाएगा तो लोग अपनी जॉब भी कर पाएँगे, है ना? कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम दे कर के अपना जॉब कर सकते हैं। तो 21 ऐज करने की बात की गई, जो गर्ल्स की अभी 18 है, ठीक है? 18 ऐज होने के बाद भी इतनी सारी चाइल्ड मैरिज होती हैं, तो उन सब चीज़ों से भी फिर बचाव कर सकते हैं, ऐज बढ़ा देंगे तो, है ना? तो ये लॉ मिनिस्ट्री प्रिपेयर करती है, ठीक है? कानून मंत्रालय जो होता है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट भी इसमें इन्वॉल्व होंगी, क्योंकि इसमें वुमेन और वुमेन की भी बात हो रही है, ठीक है? तो पार्लियामेंट जो है बिल इंट्रोड्यूस करती है, फिर पार्लियामेंट में जो बिल इंट्रोड्यूस किया जाता है, लोकसभा में या फिर राज्यसभा में, मेंबर जो है जो हाउस के वो इंट्रोड्यूस करते हैं। ज्यादातर मिनिस्टर ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो सब्जेक्ट होता है उनका, जिससे रिलेटेड बिल लाया जाता है। तो मनी बिल जो है सिर्फ लोकसभा में लाया जाता है, फाइनेंस मिनिस्ट्री देखती है मनी बिल को, ठीक है? बजट से रिलेटेड काम फाइनेंस मिनिस्ट्री देखती है। जैसे ही पास किया जाता है उसको दूसरे हाउस में भेजा जाता है, जैसे लोकसभा में लाया गया तो उसको राज्यसभा में भेजा जाएगा। तो डिस्कशन होता है बिल्स के ऊपर, ठीक है? और जो कमिटी जो है फिर कमिटी के पास ही भेजा जाता है, कमिटी भी अपनी रिपोर्ट सबमिट करती है इससे रिलेटेड। रिकमेंडेशन आती है कमिटी की, अगर कोई बिल में चेंजेस करने होते हैं, फिर उसको दूसरे हाउस में भेजा जाता है, ठीक है? फिर हाउस में डिस्कशन होता है कि कमिटी ने ये चेंजेस बोले हैं, ये खामियां हैं जो वो कानून जो बनाया जा रहा है उसमें, ठीक है? तो कमिटी का भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, तो इसको मिनिएचर लेजिस्लेचर कहते हैं। छोटा लेजिस्लेचर का काम तो कमिटी ही करती है, क्योंकि कमिटी में ही मेन जो है पूरा जो है देखा जा रहा है कि बिल में क्या खामियां हैं और क्या अच्छी चीज है, ठीक है? क्या इसमें जो है रिफॉर्म कर सकते हैं और चेंजेस कर सकते हैं। पहले तो बिल को लाना, फिर उस पे डिस्कशन करना, फिर कमिटी के पास भेजना, तो ये सेकंड स्टेज हो जाता है लॉ मेकिंग प्रोसेस में। थर्ड और फाइनल स्टेज होता है, वोट किया जाता है बिल के लिए। फिर उसके बाद में जो नॉन मनी बिल है, अगर वो एक हाउस में पास होता है, ठीक है? फिर उसको दोबारा दूसरे हाउस में भेजा जाता है, तो सेम प्रोसीजर फॉलो किया जाता है। बिल जो है पास किया जाता है दोनों हाउसेस के पास, जो दोनों हाउसेस को पास कर देते हैं तो वो इनेक्ट हो जाता है। अगर कोई डिसएग्रीमेंट होता है हाउसेस के बीच में कि बिल जो है उसके बिल के प्रति, तो उसके लिए क्या होता है, फिर जॉइंट सेशन लाया जाता है पार्लियामेंट में। तो बहुत कम ही ऐसे चांसेस होते हैं कि जॉइंट सेशन लाया जाए पार्लियामेंट में, ताकि रिजॉल्व कर सके, डेडलॉक बन गया है जो लोकसभा और राज्यसभा के बीच में, ठीक है? तो डिसीजन जो है फेवर में जाता है लोकसभा की, क्योंकि लोकसभा में ज्यादा मेंबर्स है ना, इसलिए। तो जॉइंट सिटिंग भी जो है, हाँ, उसमें लोकसभा के ही फेवर में डिसीजन जाता है। अगर मनी बिल है तो राज्यसभा जो है उसको या तो अप्रूव कर सकते हैं बिल को, या सजेस्ट कर सकते हैं उसमें चेंजेस। बट ये लोग रिजेक्ट नहीं कर सकते, राज्यसभा जो है बिल को रिजेक्ट नहीं कर सकती, मनी बिल को। और इसमें जो है अगर वो कोई एक्शन नहीं लेते हैं 14 दिनों तक, तो उसको पास मान लिया जाता है। समझे? मतलब कि राज्यसभा के पास में मनी बिल गया, ठीक है? तो राज्यसभा मनी बिल से रिलेटेड, मनी बिल जो है आर्टिकल 110 में है, ठीक है? 110 में है, तो मनी बिल से रिलेटेड इनके पास में जो मनी बिल को ये सिर्फ 14 दिन तक रोक सकते हैं। अगर 14 दिन तक ये लोग कोई एक्शन नहीं लेते तो मनी बिल को ऑटोमेटिकली पास ही माना जाता है। अमेंडमेंट टू बिल सजेस्टेड बाय राज्यसभा में और मे नॉट बी एक्सेप्टेड बाय द लोकसभा। तो अगर राज्यसभा कहती है कि इस मनी बिल में कुछ चेंजेस करो, ठीक है? उन्होंने बोल दिया कि ये चेंजेस करो, ये रिकमेंडेशन उन्होंने दे दी। पर लोकसभा जो है उसमें कर भी सकती है चेंजेस, अगर उनको नहीं करना तो वो नहीं करते हैं, ठीक है? तो मनी बिल से रिलेटेड पावर किसके पास में है? लोकसभा के पास में है। आर्टिकल 109 में स्पेशल प्रोसीजर दिया गया है इन रिस्पेक्ट टू मनी बिल। मनी बिल शैल नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड इन द काउंसिल ऑफ स्टेट। तो आर्टिकल 109 में दिया गया है कि स्पेशल प्रोसीजर जो मनी बिल से रिलेटेड है, और ये भी बोला गया है कि मनी बिल जो है जो राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते, ठीक है? मनी बिल जो है इंट्रोड्यूस शैल मतलब कि कंपलसरी हो गया, आप इसको इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते काउंसिल ऑफ स्टेट, जो कि राज्यसभा है। ओके, तो बिल दोनों हाउस से पास किया जाता है, तो वो प्रेसिडेंट के पास में जाता है असेंट के लिए। प्रेसिडेंट उस पर असेंट देते हैं, सिग्नेचर करते हैं, और फिर जो है फिर क्या बनता है, फिर लॉ बन जाता है, कानून बन जाता है। ओके, अब यहाँ से ना जो हाउ डज पार्लियामेंट कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव हम थर्ड पार्ट में देखेंगे। ओके, तो आपको लेक्चर कैसा लगता है आप लाइक करके बता सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी कर सकते हो। थैंक यू।
फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, आप देखना ज़रूर, ओके? और फिर आप बताओ भी कि आपको लेक्चर कैसा लगता है? अगर मैं कोई गलती करती हूँ तो आप वो भी बता सकते हो कमेंट बॉक्स में, ओके? फीडबैक ज़रूर देना, है ना? तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।